अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। 5 रोज कबल लाहौर फेज 7 में होने वाले हादसे ने आज तहकीकात में एक नया मोड़ लिया है। हादसे के बाद इब्तिदाई तौर पर यह मालूमात सामने आई थी कि एक ट्रैफिक हादसा था जो कम उम्र ड्राइवर की तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया, मगर आज तहकीकात में नए और हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं कि यह ट्रैफिक हादसा नहीं बल्कि मुबैना तौर पर टारगेट किलिंग का मामला है। खानदानी जराये के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अफनान के हादसे से कबल जांबाक अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान DHA वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा करता रहा। मुतासिरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने कई बार गाड़ी की स्पीड तेज़ की कि अफनान पीछा छोड़ दे, लेकिन मुल्जिम अफनान ने गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ा और मुसलसल खवातीन को हिरासा करता रहा। वाई ब्लॉक नाले पर मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा। दूसरी गाड़ी से हसनैन के वालिद ने भी मुल्जिम अफनान को खवातीन को हिरासा करने से मना किया। इस दौरान मुल्जिम अफनान धमकियां और गालियां देता रहा और कहता रहा, मैं देखता हूं तुम लोग अब डिफेंस में गाड़ी कैसे चलाते हो। जराये के मुताबिक हसनैन अपनी बहन और बीवी को लेकर आगे निकला तो मुल्जिम ने दोबारा पीछा शुरू कर दिया। मैकडॉनल्ड चौक पर घूमकर मुल्जिम अफनान ने 160 की स्पीड से गाड़ी खवातीन वाली गाड़ी से टकरा दी। हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी 70 फुट रोड से दूर जा गिरी और सवार तमाम अफराद जाँ बहक हो गए। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कश्वर के मुताबिक मुल्जिम अफनान का वक़ूए से पहले मुतासरीन के साथ झगड़ा हुआ, जिसके ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड शवाहिद मिले हैं। तफ्तीशी ऑफिसर और इंचार्ज को नाकिस तफ्तीश पर मुअत्तल करके मुकदमे में दहशत गर्दी और कत्ल की दफात भी शामिल कर दी गई हैं। दूसरी जानिब मुल्जिम अफनान ने भी लाहौर हाई कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इस्तदा कर दी है। मुल्जिम ने अपनी दरख्वास्त में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, CCPO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समेत दीगर को फरीक बनाते हुए ये दरख्वास्त की है कि अदालत तमाम फरीक़ैन को तलब करे और मेरा ट्रायल जुवेनाइल सिस्टम जस्टिस सिस्टम एक्ट के मुताबिक चलाया जाए। इस हौलनाक सानहे के बाद जहां वालिदैन, मुआशरे और निज़ाम पर बेतहाशा सवालात उठते हैं, वहीं अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस ने दानिस्ता तौर पर कमज़ोर FIR काट कर और गलत तफ्तीश करके टारगेट किलिंग को ट्रैफिक हादसे का रंग देने की कोशिश की। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आप सबसे सवाल, लाहौर डिफेंस हादसा, मुकदमे में दहशत गर्दी और कत्ल की दफात शामिल, कमज़ोर FIR, नाकिस तफ्तीश, 2 तफ्तीशी ऑफिसर मुअत्तल, 6 अफराद के मुबैना कत्ल को एक्सीडेंट क्यों कहा गया? अबसार साहब। देखिए, जो आपने बातें अभी बताई हैं, ये हमने एक प्रोग्राम इस पे पहले भी किया था। उस वक्त तक ये बातें सामने ही नहीं आई थी और हम समझ रहे थे कि हम इस बात पे डिस्कस करते रहे कि बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और लेकिन ये इतनी हौलनाक ये तफसीलात हैं। मैं हैरान हूँ कि किस किस्म का शैतानी जहन था इस बच्चे का, और उसके तरबियत करने वालों सोचे कि कितने वो शैतानी जहनीत के लोग होंगे जो हमारे मुआशरे के अंदर नकाब चढ़ा के शराफत का और तहजीब का वो फिरते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। अब आप ये जितनी तफसील आपने बताई है, जिसको दोहराने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा, इसको आप उसकी पहली जो वीडियो आई थी पुलिस ने जो बनवाई थी, और पुलिस ने उसके यहाँ पे बड़ा ही मॉडर्न माइक लगाया था। मैं इस बात पे भी हैरान था कि इतना मॉडर्न माइक पुलिस ने लगाया और उसकी वीडियो बना के, और वो चल भी पड़ी सोशल मीडिया पे। किसी और मुल्जिम की वीडियोस ऐसे नहीं बनती, ना चलती हैं। तो मुझे भी उस वीडियो को देख के मेरे दिल में भी एक हमदर्दी पैदा हुई कि यार, ये बच्चा जिस तरह बात कर रहा है, और अचानक, और बच्चे ने कहा अल्लाह की तरफ से गाड़ी सामने आ गई और वो 5-10 की स्पीड से चल रही थी। तो दरमियान दोनों तरफ बैरियर से, दरमियान में से एक सिर्फ जगह थी जिसमें से मुझे गुजरना था, और वो कोई और उसके अलावा चारा ही नहीं था। आप वो सुने दोबारा वो वीडियो उस बच्चे की, और शर्म आती है इस ऐसी पुलिस पे और इसकी प्रोसिक्यूशन पे और ऐसी अदलिया पे। अब ये इम्तिहान असल में पूरे मुआशरे का है इसमें, और पुलिस का है और प्रोसिक्यूशन का है और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी का है। मुझे उम्मीद है कि वो इस टेस्ट में फेल नहीं होंगे। और उसके बाद असल इम्तिहान है हमारी अदलिया का। उसके जो स्याह कालक मली हुई है हमारे अदलिया के चेहरे पे इंसाफ के मामलात के हवाले से,
जिसमें मुझे फ़ौरन ये वाक़यात अब याद आना शुरू हो गए, शाहज़ेब जतोई का, नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र वाला, और फिर ये जो अयाज़ अमीर के बेटे ने जिस तरह कत्ल किया अपनी बेगम को, और उस पर जो कुछ होता है, ये एक जहनीत बन जाती है मुआशरे में आम लोगों की कि भाई ये इतने बड़े बड़े जुर्म करके जो छूट गए हैं, बाहर निकल आए हैं, और ये चीज़ें टीवी पे चलती हैं। ये बच्चा जो है अफनान जिसका नाम है शायद, ये टीवी देखता होगा ना रोजाना, इसका बाप भी, इसकी माँ भी टीवी देखते होंगे, बहन भाई भी टीवी देखते होंगे, उसमें देखते होंगे कि एक बंदे ने इस तरह कत्ल कर दिया, और उससे इबरत तो नहीं पकड़ी। उन्होंने ये सोचा कि यहां जो मर्जी कर लो इस माशरे में, और प्रोसिक्यूशन और अदलिया आपका कुछ नहीं कर सकेगी। आपके पास पैसा और पावर होनी चाहिए और आप कुछ अरसे बाद बाहर आ जाएंगे। जब उसने, अफनान ने यह फैसला किया, ये सारी लड़ाई के बाद और गालियां निकालने के बाद और औरतों को, लड़कियों को हरास करने के बाद, उसने जब गाड़ी घुमा के वो बाय प्लानिंग उसकी स्पीड 160-70 पे लेके गया, तो उसने पूरी प्लानिंग की है। उसका इतना शैतानी दिमाग है 16 साल की उम्र में। सोचे उसके पालने वालों का दिमाग कितना शैतानी होगा। आप ये सोचें, उन्होंने टीवी देख के बच्चे को, अपने को ये नहीं कहा इबरत पकड़ो, ये पकड़े जाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मुझे अपने बच्चों को बाज़ औक़ात ये कहना पड़ा तरबियत करते हुए कि आप लोगों ने अगर कोई जुर्म किया, ये मत समझिए आपका बाप आपका साथ देगा। ये कहना पड़ता है बच्चों को, लेकिन मुझे लगता है इस बच्चे को उसके घर से कहा गया था, जो मर्जी करो, जाओ गाड़ी 6 लोगों को मार दो, जाके उन पे चढ़ा दो, हम छुड़ा लेंगे तुम्हें, पैसा है हमारे पास। ये हराम का पैसा जो आ गया ना सोसाइटी में, ये फिर ऐसे जराइम करवाता है। तो हम सबको सोचना चाहिए कि हम क्या तरबियत कर रहे हैं। और साथ ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये इंसाफ का निज़ाम जो है ना, अगर ये मुजरमों को किरार है वाकई, अगर देखे जतोई को सजा मिलती, ये ज़ाहिर जाफर को सजा मिलती, और ये अयाज़ अमीर के बेटे को सजा मिलती, तो आज शायद ये वाकया ना होता। इबरत पकड़ते इसके माँ बाप भी, इस शैतानी ज़हन के पालने वाले शैतानी माँ बाप भी इबरत पकड़ते कि यार अगर जुर्म करेगा हमारा बच्चा तो ये सजा मिलेगी, फांसी की सजा। इसको और इसके बाप को 50-60 साल के लिए जेल भेज देना चाहिए। ये मुआशरे के लिए ये नासूर हैं ये लोग, और इस तरह की सोच वाले वैलिड सवाल उठाए हैं। और उस दिन बच्चे का जो वीडियो सामने आया था तब भी हमने जिक्र किया, वो पूरे एतमाद बेखौफ यंग लड़का जिस तरह बात कर, और ये कह रहा है हैड नो चॉइस बट टू हिट द कार। मतलब ये उसके जहन और उसकी तरबियत के ऊपर वाकई सवाल उठता है। ज़ैगम साहब, जो हमारा निज़ाम है ये अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है या टॉर्चर करने को बनाया गया है? एक घर का इतना बड़ा नुकसान हो जाना, जहां अब जो ये हौलनाक हकाइक सामने आ रहे हैं, निज़ाम आगे बढ़ के थामने को तैयार नहीं था, उनको तसल्ली देने को, पकड़ने को कि निज़ाम आपकी सहूलत को खड़ा है, बल्कि और तकलीफ और टॉर्चर देने को तैयार है, जिसने सारी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। क्या कहेंगे इस पर? हमारा जज़ा सज़ा का निज़ाम, हमारा कानूनी निज़ाम, ये तो ताकतवर के हाथ में एक हथियार है। इसलिए है कि वह अपनी ताकत इस्तेमाल कर सके कमज़ोरों पर, वह अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। आप देखिए किस तरीके का इत्तफ़ाक़ है हमारी हर तरह की हुकूमतों में, हर तरह की हुकूमती अशराफिया में, कि इस निज़ाम को नहीं बदलना। पुलिस में रिफ़ॉर्म नहीं हो सकती। वही निज़ाम 19वीं सदी में जो अंग्रेज़ छोड़ कर गया था, पुलिस का वही चलेगा। अदालतों में रिफ़ॉर्म नहीं हो सकती, इन्वेस्टिगेशन बेहतर नहीं हो सकती। हर चीज़ के लिए पैसा है, इसके लिए नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत के साथ साथ और हुकूमती इदारों के साथ साथ आज का मुकदमा पूरे माशरे पर भी है कि किस तरीके से एक नौजवान ने, एक पढ़े लिखे ख़ानदान के नौजवान ने यह तसव्वुर कर लिया कि उसका पैदाइशी हक है कि वो ख़वातीन को हरासा करे। किस तरह हम बेटों की तरबियत कर रहे हैं कि हमारी पूरी तवज्जो बेटियों की तरबियत पर है, बेटों की तरबियत हम करना ही नहीं चाहते। हमारी बच्चियां किसी गैर मुस्लिम मुल्क में जाती हैं तो सुकून का सांस लेती हैं, अपने आप को महफूज समझती हैं, वहां बाहर निकल सकती हैं। यहां कोई बच्ची बाहर सड़क पर नहीं निकल सकती। आपने देखा वो मोटरसाइकिल और साइकिल तो कुजा, वो कार तक नहीं चला सकती, फैमिली के साथ कार में सफर नहीं कर सकती। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, हमारे यहां तो खबरें ही नहीं लगती। बिल्कुल दुरुस्त। इस तरह की हरासानी में, रेजिस्टेंस में सिर्फ पाकिस्तान में कितनी खवातीन के चेहरों पर तेजाब फेंक दिया जाता है हर साल, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। किस तरह का तशद्दुद फैमिली मेंबर्स पर कर दिया जाता है,
कितनी तकलीफ है जो हमारी स्कूल जाने वाली, यूनिवर्सिटी जाने वाली, काम पे जाने वाली बच्चियां सहती हैं और बताती नहीं है घर वालों को कि कहीं इसकी वजह से हमारी तालीम ना छूट जाए, कहीं इसकी वजह से हमें काम करने से न रोक दिया जाए। ये इस्लामी माशरा बनाया हमने। और हुकूमत का तालीमी निज़ाम देखिए, निसाब उठा के देखिए, आपको लगेगा कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का मकसद पाकिस्तानी बच्चों को अली हजवेरी बनाना है, कोई वलीउल्लाह बनाना है। वो मदरसों का निसाब नहीं होगा दुनिया में जो हमारे स्कूल का निसाब है। नहीं पढ़ाना तो सिविक एजुकेशन नहीं देनी, ये नहीं बताना कि ट्रैफिक में आपने अपने आप को बिहेव करना है, कैसे गाड़ी चलानी है, कैसे साइकिल चलाना है, ख़वातीन के साथ कैसे बिहेव करना है, हैरेसमेंट क्या होती है, हैरेसमेंट से आपने कैसे अपने आप को महफूज रखना है और कैसे आपने पूरे माशरे को महफूज रखना है। ख़वातीन, बेचारी ख़वातीन ने सिविल सोसाइटी के दहाइयों की जद्दोजहद करके एक माड़ा मोटा सा कानून बना लिया हैरेसमेंट के ख़िलाफ़। कोई अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। उस कानून में जो चीज़ें लिखी हुई हैं सरकारी इदारों में उस पर अमल नहीं होता, उसका ज़ाब्ता नहीं बनता, उसकी कमेटियां नहीं बनती। ये सब गैर ज़रूरी मामलात हैं पूरे निज़ाम के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए, हुकूमत के लिए, अशराफिया के लिए, जो कुछ आप मेंशन कर रहे हैं इंतहाई गैर ज़रूरी है। ना माशरे को ज़रूरत है, ना वालिदैन को सीखने और सिखाने की ज़रूरत है, ना स्कूलों में बताने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है बहुत ही गैर ज़रूरी मामलात हैं ये पूरे माशरे के लिए। जी, क्योंकि ये हमारी जो अशराफिया ये तो समझती है कि हमारी गाड़ी के साथ तो ड्राइवर होता है, गार्ड होता है, हमारी बच्चियों को किसने छेड़ना है, या वो समझते हैं तो गरीबों की बच्चियों का मामला है। ऐसा नहीं है, ये सबका मसला है, किसी की बच्ची भी बाहर नहीं निकल सकती। ठीक। फिर आप ये देखिए कि हम पेरेंटिंग अपने बच्चों की कैसे कर रहे हैं। अब तहकीक से ये बात साबित है कि जो टीन एज ब्रेन है वो एक एडल्ट के ब्रेन से मुख्तलिफ होता है। उसमें फ्रंटल कोर्टेक्स पूरी तरह नहीं बनी होती जिसकी बुनियाद पे इंसान बेहतर फैसला साजी करता है। दुरुस्त। उसको ख़तरात का अंदाज़ा नहीं होता, उसमें जो जज्बाती शिद्दत होती है उसका मसला होता है। दुनिया भर में इसी वजह से किसी बच्चे को, किसी टीनेजर को 18 साल या उससे कम उम्र को शनाख्ती कार्ड नहीं दिया जाता, उसको वोट का हक नहीं दिया जाता, उसको ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं दिया जाता, वो शादी नहीं कर सकता। और इस केस में देखिए कि शहजादा थोड़ा सा नाराज हुआ तो वो कहता अब्बू ने कहा कि अच्छा फिर ठीक है गाड़ी ले जाओ तुम। कैसे हो सकता है? अब आपकी जिम्मेदारी है, ये भी पहले आप बच्चों की तरबियत कह रहे हैं 1 साल से चला रहा था गाड़ी, सारी पहले बयान में। जी माफ कीजिएगा, 1 साल से वो बच्चा गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा था, रोड पर लाता था और चला रहा था करके ले गया। मतलब 1 साल बड़ा टाइम है, कोई पूछने रोकने वाला नहीं है ऐसे बच्चों को भी, कोई रोकने वाले नहीं। और इस केस में भी उसने कहा, जो मैं उसका बयान सुन रहा था, उसने उनसे पूछा जब तफ्तीशी अफसर ने, जो पुराना टेप चल रही है, कि आपको रोका नहीं अब्बा ने, तो उसने कहा नहीं अब्बा ने रोका, फिर उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी जब मैंने इसरार किया। तो ये तो हमारे मामलात ये भी झूठ होगा, और जैसे बताया जितना भी झूठ निकला है ना, ये जी बिल्कुल झूठ होगा। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। सर वालिद मोहतरम को तो खुद सामने आके माफी कौम से, उस खानदान से मांग लेनी चाहिए जिनका अता पता ना हो अब तक। और आप ये देखिए कि मीडिया क्यों नहीं पा रहा है, जो हमारे सवाल है, हमारे जो दौलतमंद लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमारे शहजादों को हर चीज करने की खुली बिल्कुल ठीक है, खास तौर पर खवातीन के साथ जो कुछ करें, गरीबों के साथ जो कुछ करें। ठीक है, नूर मुकद्दम के केस की बात की गई, सारा शाहनवाज के केस की बात की गई, हर तरफ ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये पूरे माशरे के लिए सोचने का ये एक केस नहीं है, हमें इसे एक केस के तौर पर नहीं लेना चाहिए। तो मैं सिस्टम पे सवाल कर रही थी, माशरे के लिए सवाल के तौर पे मैं शहजाद साहब आपकी तरफ गुफ्तगू लेके जाऊंगी। लाहौर एक बड़ा शहर, उसके एक पॉश इलाके के अंदर इस तरह का हादसा होना, मीडिया पे खबर का आना, उसके बावजूद कमजोर FIR, नाकिस तफ्तीश, आज 2 तफ्तीशी हटा दिए जाते हैं। बाकी क्या कुछ होता होगा सर अगर ये सब कुछ देखा जाए? क्यों इस कत्ल को एक एक्सीडेंट का रंग देने की कोशिश की गई है? क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? इससे बढ़ के ये कि ये ऐसी चीजें हमेशा ऐसे पॉश इलाकों में हुआ करती हैं, ये ज्यादा फिक्र वाली बात है और परेशानी वाली बात है कि ये क्या इन इलाकों में क्या मुसीबत है। यहीं पे कत्ल होते हैं, यहीं पे औरतों को मार दिया जाता है, यहीं पे एक्सीडेंट्स होते हैं, यहीं पे तबाहियां मचती हैं। आपको ये पता है जहाँ इस्लामाबाद में, ये मैं पिंडी में रहता हूँ, इस्लामाबाद जाना मुश्किल हो जाता है कौमी जो छुट्टियां होती हैं उसके ऊपर। इम्पॉसिबल। कोई खातून आपके साथ, या अगर आप खुद इज्जत वाले हैं तो आप घर से बाहर कदम नहीं उठा सकते। ये इस्लामाबाद की सड़कों का हाल है। जो वो सेक्टरों में रहते हैं इस्लामाबाद के, वो सेक्टरों में है, वो अमीर लोग हैं, उनको कुछ नहीं होता।
यहाँ पे पिंडी का गरीब आदमी जो इधर सारा बसता है बाकी पिंडी के अंदर, वो यहाँ से सोच भी नहीं सकता उस तरफ जाने का। तो माशरे में बिगाड़ क्यों पैदा हुआ? दो चीजों से। एक, जिस किस्म की ये हराम की दौलत आई है, जिसका आपको इजहार मिलता है ये 8 मरले की गाड़ियों के अंदर, जितनी लैंड क्रूजर्स हैं, इसको FIA FBI क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं करता? वेरी ट्रू। हमें पता लगे कि ये गाड़ियां आई कहां से, किसने ड्यूटी दी, किसके पैसे थे, किसने पैसे आपके सामने घूम रहा है ये सारा मामला, उसको क्यों नहीं कोई पकड़ता? दूसरी बात, ये एंटाइटलमेंट कहां से आ गई है लोगों के पास कि मुझे इस्तेस्ना है? ये कहां से, किसने सोचा कि क्योंकि मैं जितना हराम का पैसा है उतना वो चेड़ा होकर फिरता है, उतने वो डाले आगे हैं, उतने 2-2 डाले आगे, 2-2 पीछे, यकीनन। और जितने सिक्योरिटी वाले पीछे बैठे, आगे पीछे 7-7 8-8 आदमी, हरे को हटो बच्चों यहां से, शोर मचाते, गाड़ियों को टक्करे मारते, निकले जाते हैं यहां से। तो कहने का मतलब ये हुआ जहां सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इस्तेस्ना लोगों को महसूस हो गया। भैया अदालतों से लोग मुकदमे चलते हुए फारिग हो जाते हैं, कन्विक्शन के साथ छुट्टी मिल जाती है, लोगों को सजाएं नहीं होती, मुकदमे खत्म हो जाते हैं। तो फिर आप क्या मॉडल लेके इस मुआशरे में चल रहे हैं? मुआशरे का बिगाड़ इन दो चीजों से आया, जहां आइन और कानून के ऊपर अमल नहीं होगा, जहां पैसा बेदरेग और जिस किस्म का ब्लैक मनी इस मुआशरे में चल रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कोई उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा और सबको खुली छुट्टी दे दी जाएगी। अगर तुम्हारे पास आज क्या बात हो रही है कि नैब जरूरी नहीं है, नैब होगा तो ये मुल्क नहीं चल सकता। ये है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी हम इज्जत करते हैं, वो ये बातें करते हैं कि यार नैब छोड़ दो, FBI और FIA को ले लो। कोई माइका लाल आगे बढ़ के पूछे इन गाड़ी वालों से कि यार तेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी आई किधर से, तुमने कहां से ये चीजें पैसे तुम्हारे पास? काम कर ले सिर्फ अपना। हाँ करे ना, कोई तो करे मत। ये जब तक ये आप चीजें नहीं करेंगे होगा क्या? इसी तरीके से जो ये लाडले हैं ना, जो लाडले जो बिल्कुल बिगड़े हुए लाडले हैं, ये गाड़ियां लेके घूमते हैं और हर जगह घूमते हैं, पूरे इस्लामाबाद में घूमते हैं और उसके बाद तबाहियां मचाते हैं। शहजाद साहब, लाहौर के भी इलाकों के यही हालात हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। सड़क पर आपके पास से बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं तो आप अपनी गाड़ी आहिस्ता करके साइड पर हो जाते हैं कि इनको गुजर जाने दें, किस जल्दी में है, कहीं झंडा लगा के आएंगे। जो धरता है इस मुल्क के, जो भी करता धरता है, चाहे वो सियासी हैं, चाहे इदारों में हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे कोई और हैं, खुदा का वास्ता है अगर इस माशरे को तबाही से, बल्कि तबाही में जा चुका, धाने में पहुंचा, छलांग में अंत भी मार दिया, बचाना है, किसी तरीके से रिकवर करना है, तो सबसे पहले आइन और कानून का, कोई कानून का तरीका होना चाहिए हमारी सड़कों के ऊपर, हमारे घरों के अंदर। हिफाजत उनकी 2-4 की जाती है, बाकी सारे का सारा माशा 99.9% बगैर हिफाजत के चल रहा है। उसका बंदोबस्त करो और जो पैसा है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ तबाही मचा के रख दिया इस मुल्क के साथ। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। वैलिड पॉइंट। इफ्तिखार साहब, ये जो रोड रेज इस छोटे से लड़के ने दिखाया चंद मिनट में तय करके कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं एंटाइटल्ड हूं और फिर मैं बच निकलूंगा, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, यही वजह है कि उस हादसे को एक्सीडेंट कहा गया है। आगाज एक्सीडेंट। मैं तो हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि ये पुलिस की कस्टडी में एक आदमी हो और उससे इस किस्म का बयान दिलवा के उस केस को तबाह बर्बाद पहले दिन ही कर दिया जाए, तो और क्या रियायत दी जा सकती है उन लोगों को। और मैं तो ये मुतालबा करूँगा कि न सिर्फ इस मामले में, बल्कि मैंने माजी में भी देखा कि पुलिस के कस्टडी में लोगों से जो बयान दिलवाए जाते रहे हैं सियासी मकासद के लिए या दूसरे मकासद के लिए, ये गैर कानूनी अमल है। और इस गैर कानूनी अमल में वो तमाम लोग जो शरीक हैं, जो उस थाने के स्टाफ, थानेदार, वो फ़ोटो बनाने वाला, पिक्चर बनाने वाला, वीडियो बनाने वाला, तमाम बराबर के शरीक हैं इस जुर्म में। ये जो उससे उस दिन स्टेटमेंट दिलवाई गई, आप उस स्टेटमेंट को लीगली देखें कितनी स्ट्रॉन्ग थी वो, कि मेरा तो कसूर कोई नहीं, आई हैड नो ऑप्शन बट टू हिट देम, दैट्स ऑल। सेल्फ डिफेंस भी था क्योंकि मैं तो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, मेरे पास रास्ते ही कोई नहीं था। कैसा खूबसूरत बयान था। और अब ये जो दूसरा मामला शुरू हो रहा है, कम उम्री की आड़ में इसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इसको भी हमने तस्लीम कर लिया इस मामले में, तो फिर आप यकीन करें कि कम उम्री की आड़ में ऐसे बहुत सारे और हादसात और वाक़यात के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि आप एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जस्टिफिकेशन है लॉ में, रियायत है लॉ में,
लेकिन देखना ये पड़ेगा कि उस हिदायत का हक किस आदमी को मिलना चाहिए, किस शख्स को मिलना चाहिए, कि कम उम्री में अगर वो है तो उसका नोयत क्या है उसके जुर्म की। ये जुर्म जो है ये खौफनाक है। औरतों का पीछा करना, उनको तंग करना, उनके माँ बाप की तौहीन करना, और जब उनकी तौहीन से भी आपका शौक़ पूरा ना हो तो उनको मौत के घाट उतार देना, ये रवैया इसकी वजह से है। और अभी बात एक की गई कि लोग बच्चियां अवॉइड करती हैं शिकायत करते हुए घरों में, उसकी वजह है एक, वो डरती हैं कि कहीं उनका भाई, उनका बाप ना कत्ल हो जाए। मतलब अगर कोई बच्ची जाके घर में शिकायत करे कि मेरे साथ ये ज़्यादती की है, किसी ने मुझे छेड़ा है या कोई ऐसी हरकत की है, तो मुमकिन तौर पे उसका भाई और बाप जो है वो रिएक्शन में जाके पूछगिछ करता है, उस पूछगिछ में वो कत्ल भी हो सकता है। इफ्तिखार साहब, इसका मतलब है कमज़ोर कसूरवार है इस माशरे में, इस सिस्टम में, हर हाल में यही खौफ रह गया ना पीछे कि मैं लड़ नहीं सकता। नहीं तो मैं तो ये कहता हूँ, बिल्कुल असल वजह तो हराम की कमाई है ना, बिल्कुल बुनियादी वजह हराम, असल वजह हराम की कमाई है। आप यकीन करें, ये बात मेरी बहुत बुरी लगती है लोगों को। मैं तो कहता हूँ कि आप किस इंसाफ की बात करते हैं। चंद हज़ार गेटेड जो कॉलोनीज हैं पाकिस्तान की, उनको बंद करें, हर घर पे जाकर नॉक करके पूछें कि आपका एनटीआर नंबर क्या है। क्यों नहीं कर सकते? मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं कर सकते। ये हर घर पे नॉक करें, एनटीआर नंबर लें, और अगर एनटीआर नंबर नहीं देते तो उस पर पूछेंगे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये जो मलकियत है जिस पे आप तशरीफ रखते हैं, घर बनाया हुआ है, ये कहाँ से आ गया? सर सिस्टम इस काबिल नहीं ना, इसलिए तो नहीं करते सिस्टम हैं। अगर इस काबिल नहीं है तो फिर इस सिस्टम के बारे में मैंने चंद दिन पहले भी कहा कि लोग उखाड़ के फेंक देंगे। ये वक्त आ जाएगा, ये वक्त आ जाएगा एक दिन, मैं आपको बता दूं। मैं तो एक हद होती है, फैसिलिटेट करना चाहिए, मगर मैं इस सिस्टम से खौफजदा हो जाऊं तो कहां मैं तो खौफजदा हुआ हूं। मैं कह रहा हूं, अब बड़ा अच्छा सवाल था कि बच्चियां क्यों नहीं घर में आके बताती। इसलिए नहीं बताती, वो अपने भाई को नहीं कत्ल करना चाहती, अपने बाप की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती, वो अपनी मजीद तौहीन नहीं करवाना चाहती, और उनके लिए सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। सोसाइटी भी जो है ना गुंग है। सही बात। सोसाइटी का रोल सिफर होता जा रहा है हर आने वाले दिन में। ये और घट के हरकत है। मुझे याद पड़ता है सड़क के ऊपर ये बच्चे रात काम करते हैं जो आपके घरों में डिलीवरी नहीं करते खाने की। एक बच्चा जा रहा था, somebody hit him, he died। आज तक पता नहीं लगा कौन उसको मार गया। वो बेचारा एक तालिब इल्म था एक जगह का, वो एक्स्ट्रा कमाई के लिए अपने घर की मदद के लिए ये अमल कर रहा था। ही वॉज किल्ड। बहुत ज़रूरी है। जी जी इफ्तिखार साहब, मैं कह रहा हूँ नूर मुकद्दम का तो पता है कि, हाँ जी, अब मैं वो कह रहा हूँ मुकद्दम का तो हमें पता है किसने मारा, सारा इनाम का तो पता है किसने मारा, उनको भी कुछ नहीं कर सकते। सर बात है कि हमारा तफ्तीश में जो हमारी प्रोसिक्यूशन की जो कमजोरी है वो तो आप नैब केसेस में भी देख रहे हैं, कानून हर केस में आप देख रहे हैं कि वो तफ्तीश का जो अमल है वो तबाह बर्बाद हो गया। अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ सबसे बड़ा पॉइंट बनकर आ रहा है, जिसके पास है उसको कोई हाथ नहीं लगा। एक बात मैं बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, हम इसके कानूनी पहलुओं पर असरअंदाज नहीं होना चाहते, और हम तवक्को करते हैं कि जहाँ भी ये मुकदमा जाए, मैं इस बुनियाद के ऊपर 5 आदमियों की जो जान गई है उसको ना छोड़ दिया, 6 आदमियों की, कि वो कम उम्र है। इस पर गौर किया जाए कि इस कम उम्र ने जो किया तो इससे जो ये जुर्म हुआ क्या उसकी पनिशमेंट है या नहीं है। हम सिर्फ इतनी बात। ठीक है जी, शहजाद साहब कहिए। सर ये समझा जाता है कि जुवेनाइल जो क्राइम केस होता है या जो मेरे जुवेनाइल केस होता है उसमें कोई सज़ा सख्त नहीं दी जा सकती या मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती। जहां आपने 6 बंदों को मारा, आप जुवेनाइल, जब तक वो जुवेनाइल है 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचता, 18 साल का पहुंचेगा जेल के अंदर। बिल्कुल सही है। जेल में रखो, 18 साल का होगा, जिस दिन होता है उस अगले दिन उसको फांसी लटका। बिल्कुल। और अब तो इसमें दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल हो गई हैं। तो जहां इफ्तिखार साहब बात को लाके कंक्लूड कर रहे थे, हमने बहुत से निकात और पॉइंट्स रखे कि कहां कहां मसाइल और तवज्जो देने की जरूरत है, माशरे को यकसू होने की जरूरत है, इस सिस्टम को पुश करना पड़ेगा कि सिस्टम फैसिलिटेट करने के लिए, माशरे को टॉर्चर के लिए नहीं है, वहां माशरे को अपना किरदार अदा करने की यकीनी तौर पर जरूरत है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आने वाले इंतखाब और उससे लगाई उम्मीदों पर, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इंतखाबात का नकारा बज चुका। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ सियासी जमातें भी इंतखाबी दंगल में उतरने की तैयारियों में मसरूफ हो चुकी हैं। पाकिस्तान के मौजूदा माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के इस माहौल में 8 फरवरी के इंतखाबात को बहुत ज़्यादा अहम करार दिया जा रहा है। कौन सी सियासी जमात इंतखाबात जीतेगी, क्या फिर कोई इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी,
किसी भी जमात के पास अपने दम पर अक्सरियत आएगी या नहीं, वोटर टर्नआउट क्या रहेगा, सबसे बढ़कर क्या पाकिस्तान को माशी और सियासी इस्तेहकाम नसीब होगा। ये बात खुशाइंद है कि 8 फरवरी को अवाम अपना हक़ हाकमियत इस्तेमाल करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। वो मुल्क जिसके क़याम में इंतखाबात ने भी अहम किरदार अदा किया हो, उस मुल्क के अवाम को 23 साल तक हक़ हुक्मरानी से महरूम रखा गया। 70 में पहले आम इंतखाबात हुए भी तो मुल्क टूट गया। 77 के इंतखाबात को अपोजिशन के इत्तेहाद PNA ने तस्लीम ही नहीं किया। 85 के इंतखाबात ने सियासत में ज़ात पात, बरादरी, फ़िरक़ावारियत और सरमाए को फ़रोग़ दिया। 88, 90, 93, 97 और 99 के इंतखाबात भी सियासी अदम इस्तेहकाम अता नहीं कर सके। 2002 का इंतखाबी तमाशा ही एक फ़ौजी आमिर के इक़्तिदार को जवाज़ बख्शने के लिए लगाया गया। 2008 के इंतखाबात ने मुल्क को 9 साल आमरीत के बाद कदरे सियासी इस्तेहकाम बख्शा, मगर फिर 2013 के इंतखाबात के बाद धरनों, एहतजाज, डॉन लीग्स, पनामा लीग्स, एस्टैब्लिशमेंट अदलिया गठजोड़ के बायस जो निज़ाम तश्कील दिया गया उसे हाइब्रिड निज़ाम का नाम दिया गया। 2018 के इंतखाबात इसी हाइब्रिड निज़ाम को जवाज़ बख्शने की एक मशक़ करार पाई। 18 से 23 तक के हाइब्रिड निज़ाम में पार्लियामेंट में मौजूद हर अहम सियासी जमात इक़्तिदार का हिस्सा रही, मगर मुल्क मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होता गया, जिसका नतीजा माशी बदहाली की सूरत में हमारे सामने आया। अब पूरी कौम की नज़रें 8 फरवरी पर लगी हुई हैं। उस रोज़ पाकिस्तान के अगले 5 साल की तकदीर लिखी जाएगी। क्या ये इंतखाबात पाकिस्तान को मौजूदा सियासी, माशी और समाजी बहरान से निकाल पाएंगे? क्या अब की बार अवाम अपने हक़ हुक्मरानी के ज़रिए माशी खुशहाली, रोज़गार, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, तालीम, समाजी इंसाफ, सेहत, हुकूक और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल की नवीद हासिल कर पाएंगे? इसी पर पैनल की राय जानते हैं। अवाम उम्मीद रखें, कितनी रखें, किस हद तक ख्वाहिशात पालें? पैनल के लिए सवाल। 8 फरवरी अवाम अपना हक़ हुक्मरानी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्या 2024 के इंतखाबात सियासी और माशी इस्तेहकाम का बायस होंगे? ज़ैगम साहब। ई कमालस्तो महालस्तो जुनू, आपने जो 75 साल की कहानी सुनाई है, अब दफ़तन क्या ऐसा तब्दील हो जाएगा कि हम एक नए सफ़र पे चल पड़ेंगे। उस नए सफ़र के आसार अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे। जो सियासी इस्तेहकाम है उसके लिए मैं समझता हूँ 3 चीज़ें हमें देखनी होगी। 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्या इलेक्शन की साख होगी, क्या लोग इस इलेक्शन पर एतमाद करेंगे कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन हुए हैं, इसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, सब पार्टियों को बराबर हक मिला है कि वो अपनी किस्मत आजमाई करें, अपने ज़ोर बाजू को आजमाएं, लोगों तक पहुँचें। दूसरी बात कि जो हुकूमत बनेगी वो किस नौइयत की होगी, किस तरह का अलायंस होगा उसमें। क्या वो हुकूमत भी बाप और MQM के सहारे खड़ी होगी और एक टेलीफोन पे गिर सकती है, यानी एक फ़ोन उसकी ज़िंदगी ले सकेगा। तीसरी बात कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस की नौइयत कैसी होगी। हमने देखा कि जब हाइब्रिड सिस्टम नहीं था, खुल्लम खुल्ला खींचा तानी थी, तब भी हुकूमत नहीं चल सकी। जब हाइब्रिड सिस्टम आया तो फिर भी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक नहीं हो सके। तो क्या पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, जो ताकतवर अशराफिया है, वो आपस में बैठ के कोई रूल्स ऑफ द गेम सेट कर सकेगी जिसके नतीजे में इस्तेहकाम आए? दूसरी आपने बात पूछी है मईशत के बारे में। मईशत का इन्हसार होगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर, मईशत की सिमत बदलने पर। हम अभी एक बदतरीन माशी बुरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन हम डिफ़ॉल्ट कर चुके थे, लेकिन लगता नहीं है कि हमारी रूलिंग एलीट को, हमारे हुक्मरानों को, हमारी सियासी जमातों को इस बात का एहसास है कि अब नई सिमत लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के सादा से मसले हैं। अब तो मशवरे भी नहीं बदलते, जो बैनुल अक़वामी इदारे बताते हैं वो पिछली ही चीज़ें दोबारा छाप देते हैं कि हमारी आमदनी कम है, ख़र्च ज़्यादा है। सादा सी बात है, आपने आमदनी बढ़ानी है, जिनसे टैक्स नहीं ले रहे उनसे टैक्स लेने हैं। क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अब की बार दुकानदारों पर टैक्स लगाएगी? जो चंद अरब नहीं लेने को तैयार थी, क्या वो अब उनसे 1000 अरब रुपए लेगी? ठीक है, ये उनकी हुकूमत में पता चलेगा। आपने खर्च कम करना है,
जो मराद दी हुई हैं उन मराद को कम करना है। ठीक है। आपके जो इदारे बेतहाशा घाटा कर रहे हैं उनको प्राइवेटाइज करना है, डॉलर कमाने का कोई तरीका सोचना है। ये सब करेंगे तो फिर हम सोच सकते हैं कि माशी इस्तेकाम भी। ठीक है जी। इफ्तिखार साहब, 2013 के बाद मैंने जिक्र किया धरने, लॉकडाउन, फिर डॉन लीक्स, पनामा लीक्स, 18 के बाद सिलेक्टेड आंक का तारा एक्सटेंशन और फिर नैब और जानिबदाराना एहतसाब। 2024 के बाद अगले 5 साल के लिए मुमकिन चैलेंजेस क्या होंगे या हो सकते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है सियासी इस्तेकाम के बारे में। सियासी इस्तेकाम होगा तो जो दुख भरी दास्तान आपने अपने इंट्रो में सुनाई है उसके कुछ दुख कम हो सकते हैं, सारे दुख कम नहीं हो सकते। सारे दुखों के कमी के लिए हमें 15 साल चाहिए, अगर वो भी हम तसलसल से जमहूरी अमल को चला सके, जो अभी तो नज़र नहीं आता। जब मैं सियासी इस्तेकाम की बात कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि जो अगली हुकूमत हो उसमें तमाम सियासी धड़ों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। एक तो है, आपने इलेक्शन की बात की 8 फरवरी की, जितने उस इलेक्शन के ज़रिए आ जाएँ बहुत अच्छी बात है। जो इलेक्शन के ज़रिए ना भी आएँ उनको इसलिए बाहर नहीं फेंक देना चाहिए कि वो इलेक्शन के ज़रिए अंदर आ नहीं सके। हमें उनको पाकिस्तान को बेहतर बनाने की मशावरत का जो सिलसिला अब हमें चाहिए उसमें शामिल करना होगा, अगर हम संजीदा हैं। और अगर हमारे पास संजीदगी नहीं है तो फिर जो बात मुझसे पहले मेरे दोस्त कह रहे थे वही होगा। एक तवक्को मैं कर रहा हूँ कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशन हैं ये बेहतर होंगे। ये हाइब्रिड निज़ाम की नाकामी असल में सिविल मिलिट्री रिलेशन की नाकामी नहीं है, हाइब्रिड निज़ाम था अफराद का। कुछ अफराद ने उस निज़ाम को तरतीब दिया और उसके तहत ये फ़ैसला किया कि अगले 10-15 साल हम किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। वो अदारों का फ़ैसला नहीं था, ये फ़ैसला इदारों के दरमियान होना चाहिए। मिलिट्री का अदारा और सिविलियन का जो अदारा है इनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि आगे कैसे जाना है, क्योंकि ये तो हकीकत है कि हमारे गिर्द मुश्किलात बैनुल-अक़वामी सतह की भी हैं, हम उनसे आंखें बंद नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे हमारे अफ़गान बॉर्डर पे जो कुछ भी होता है, हो रहा है और होता रहेगा उसको हम दरगुजर नहीं कर सकते। और ये सिर्फ मिलिट्री का काम नहीं है तो सारी सूरत हाल को हैंडल करें। अब माशरत की बात कर रहे हैं, माशी इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रही हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने आगाज में कह दिया कि सियासी इस्तेकाम सबसे अहम बात है, वो ज़रूरत है। इलेक्शन होने ऑब्वियसली, आपकी राय में, आपने इलेक्शंस को बहुत करीब से देखा, इसे पूरी ट्रांसमिशंस भी किए हैं, कम अज़ कम आपके ख्याल में आने वाले इंतखाब 24 में वोटर टर्नआउट क्या होना चाहिए जो जस्टिफाइड हो? अगर मैं पुरानी बात कर लूँ, आखिरी 2 इंतखाबात की, तो 55% से ज़्यादा रहा एक बार और एक बार रहा 51% से ऊपर, यानी 50% से ऊपर ही गया। तो कहाँ तक जाना चाहिए कम अज़ कम आपकी राय में? 45 से ऊपर होना चाहिए। अगर 45 से कम होता है तो मैंने कल के ही प्रोग्राम से आपसे कहा कि अगर 25 पे चला जाता है, लोग नहीं देते वोट, तो ये फिर इत्माद होगा, तो फिर अदम इत्माद होगा ना सारे निज़ाम। भाई अभी हम 2 मिनट पहले उस निज़ाम की बात कर रहे हैं जो हराम की कमाई पे चल रहा है। उस हराम की कमाई पे चलने वाले निज़ाम को एक दिन में या एक साल में तो या एक टेन्योर में तो नहीं बदला जा सकता। और ये जो बात कर रहे हैं ना माशियात की, कमाओगे तो खाओगे ना, अगर कमाना है नहीं है। और आज ही मैं खबर पढ़ रहा था और मैं हैरान हूँ कि सदर साहब ने ये हौसला कैसे कर लिया। सदर साहब को एक FBI ने कोई प्रेजेंटेशन भेजी थी कि ये पैसे किसी को दे दिए जाएँ, कई अरब रुपया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया असम्बली। उन्होंने कहा क्यों दिए जाए, वजह बताओ ये क्यों दिए जाए। हमारे मुल्क में ये एक नया तबका पैदा हो गया जो करता कराता कुछ नहीं है, लेकिन खरबों रुपया कहता हमें दो, ठीक है, क्योंकि ये फलाना कानून का ये शिक हमें इजाज़त देती है, ये कानून में जो ये सुकम है इसको हम इस्तेमाल करने लगे हैं, ये कानून इस तरह हमारे लिए बनाया गया। तो हमें अपने मुआशी हालात को बेहतर बनाना होगा, वरना आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है 75 साल वाली, ठीक है, इसको कंटिन्यू कर लें। उसके लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। शहजाद साहब आपकी तरफ आती हूँ, इत्तेहादी हुकूमत हो तो नाअहली जवाज बना दिया जाता है या कह दिया जाता है, जैसे अभी हालिया PTI और PDM की रही, और अगर भारी मैंडेट हो तो भी सर पे चढ़ जाता है। अगर 97 की बात कर ली जाए, 24 के इंतखाबात के बाद आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है?
अच्छा देखिए, ऑप्शन तो हम इस वक्त नहीं बता सकते। ऑप्शन तो हमारे जो अवाम हैं, जो वोटर्स हैं, वही किसी ना किसी शक्ल में हमारे सामने लेके आएंगे। और ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस इलेक्शन का, अगले इलेक्शन का, जिसे कहते हैं इट इज अप इन द एयर, जो उनको जो पक्के हैं उनको भी यकीन नहीं है कि वो कितने पक्के हैं। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज मैं, इफ्तिखार साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से ये जो इदारों के बीच में आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग है उसका जिक्र किया। मेरे ख्याल में ये एक कलीदी चीज है जिसके पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए। एक बात। दूसरी बात, पहला कदम इंतखाबात आप कह सकते हैं। इंतखाबात आपकी जो इस्तेहकाम है उसके लिए पहला कदम है, एक सारा मुकम्मल कदम नहीं है, पहला कदम है। और दूसरी बात, हम इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी या साख की बात करते हैं। आपके मुआशरे की जो अखलाकियात होती हैं ना, वही आपके इंतखाब के अंदर उनकी अक्कासी होती है। तो अगर जिस किस्म का मुआशरा है, जिस किस्म की इसकी अखलाकियात हैं, वही कुछ आपको वो नजर आएगा। अगर हम स्कैंडिनेविया का मुल्क होते, उस किस्म का मुआशरा होता है, तो हमारी अखलाकियात उस लेवल की होती हैं। हम नहीं है। हमारे अंदर जिस किस्म का इंतखाब आएगा, आदत ये डालनी चाहिए कि जो इंतखाब हो रहा है इसको बड़ी हद तक माना जाए, वरना शिकायतें तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी हैं इंतखाबात से, बल्कि हर हारने वाले को शिकायत होती है। बहरहाल इसको छोड़ें। आपका सबसे बुनियादी सवाल मैं माशी तौर पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि गो के आज नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर कुछ कहा है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से, वो शायद किसी अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे। देखिए, इंतखाबात होने के बाद जो हमारी सियासी इस्तेहकाम है उसके अंदर दो तीन चीजें, कुछ तो जैगम साहब ने जिक्र किया। पहली बात, कितने इंक्लूसिव है, कितने जामे हैं, कितने लोगों को आपने इंतखाबात से बाहर रखा। अगर बाहर रखेंगे तो साख नहीं होगी। अगर उनको हिस्सेदार बनने देंगे प्रोसेस का, और ये नहीं कि उनको जिताना है, उनको हिस्सेदार बनने दें और हारने दें अगर वो हारते हैं तो, बिल्कुल ठीक है। और उनको जब तक आप शामिल करके आप उनको हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक इनकी साख नहीं होगी। बाकी हारने वाले हमेशा हर जगह होते हैं। दूसरी बात, वोटर टर्नआउट का जिक्र हुआ। उसके बाद जब हुकूमत बन जाती है, जैसी भी हुकूमत बनेगी, जिसकी भी बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कारकर्दगी, गवर्नेंस। क्या वो अपनी गवर्नेंस और कारकर्दगी के हिसाब से इसकी साख, इस इंतखाब की साख कायम रखने के काबिल रहते हैं कि नहीं रहते? बिल्कुल सही। अगर वो नहीं रख पाते तो फिर इसका मतलब है इंतखाब गलत था। ठीक। और उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। हमने अपनी तारीख में देखा है, माजी करीब में देखा कि शिकायत पैदा हो जाती है, मईशत ठीक नहीं चल रही, फलाना सूबा ठीक नहीं चल रहा, फलाना ये है, फलाना। यही इदारे इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। उससे फिर एक, जिसे कहते हैं कि एक डिस्कॉर्ड पैदा होता है, एक आपस में इख्तलाफ पैदा हो जाता है। ठीक हो गया। जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो फिर परेशानी में आ जाती हैं, और कई दफा उनको हटा दिया जाता है, या हट जाती हैं, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, या फिर बाकी मामला हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कारकर्दगी बुनियादी चीज होगी जो कि हमारे इस इंतखाब की साख और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाए। कारकर्दगी होगी या सियासी इस्तेहकाम से आगाज होगा। आप अफसर साहब आपकी तरफ आते हैं। सबकी गुफ्तगू आपने सुन ली, मुख्तलिफ निकात सामने हमारे रहे। आपके ख्याल में 2024 के इंतखाब के बाद मुल्क हाइब्रिड 2 पर चलेगा या हकीकी जमहूरी निज़ाम बहाल होगा? इतना मुश्किल सवाल पूछा, टाइम आपने सिर्फ देना है 1 मिनट। आप ये शिकवा जरूर किया करें नज़र, तो आप कहें तो क्या करूं फिर मैं, लेकिन सवाल आपके जवाब भी तो देना जरूरी है ना, इसलिए थोड़ी देखिए, मैं दिल फिर आप भी बड़ा रखिएगा आप। अब बात यह है कि देखिए, कहते हैं ना, पश्तो का एक मुहावरा है कि शफ क्यों कह रहे हैं, शफ्तालू का हो तो शफ्तालू कहते हैं। और शफ्तालू ये है कि प्रोजेक्ट तो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए और तमाम सियासी जमातों को बारी बारी उन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया। आखिरी प्रोजेक्ट इमरान खान था जो उनके हाथ से इतना ज़्यादा निकल गया कि उन्हें उस प्रोजेक्ट को बंद करने में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन उसको, हाँ एक मिनट, मैं जैगम साहब उधर ही आ रहा हूँ। मैं देखे ना, अगर मैं कहीं फिक्री बदयानती करूँ तो आप बिल्कुल मुझे पूछिएगा, लेकिन मुझे बात तो पूरी करने देना। मैं फिक्री बदयानती नहीं करूँगा, आपसे मेरा वादा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान इतना हाथ से निकल गया कि उसको वो बंद करना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं हर तरफ, ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑन द रिकॉर्ड भी, कि इस प्रोजेक्ट को हमने बंद करना है क्योंकि इसने बहुत नुकसान पहुंचाया हमें भी और मुल्क को भी। उस पे एक प्रोजेक्ट जो अब नया, जिसका जिक्र जैगम साहब ने किया है, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ, लेट्स से शफ्तालू, क्यों छुप छुप के बात करनी। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ अगर आप बात करें तो उसमें
एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है और एक तरफ एक सियासी जमात है। उस सियासी जमात के लीडर ने अपनी अना के खिलाफ, अपनी जिद के खिलाफ, अपने असूल के खिलाफ अपना नारा वापस लेके, अपने अल्फाज खा के एक मुफाहमत के रास्ते पे चला। ठीक है, अब बात यह है कि जो हाइब्रिड 2 की हम बात कर रहे हैं और इस उम्मीद पे चला कि इस मुल्क को, वो जो कह रहे हैं ऑफिशियली कि हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट भी ये दावा कर रही है कि हम इस मुल्क को आगे लेना चाह रहे हैं और शायद हमने सबक सीखा है अपने पिछले प्रोजेक्ट से और अब हम बेहतरी करेंगे। लेकिन मुझे नीयतों में फतूर नजर आ रहा है। अब आप कहेंगी कैसे, मैं आपको साइन बता देता हूं। बात यह है कि एक तरफ एक सियासी जमात ने, ये 2 सियासी जमातों ने, पीपल्स पार्टी भी तैयार है बिल्कुल आला बनने पे, वो तो अपने मौकफ से पीछे हट के मुफाहमत के रास्ते पे चल के आगे जाना चाह रही हैं, मुल्क को आगे ले जाना चाह रही हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पैदा किए हुए अपनी छतरी के नीचे ऐसे यूट्यूबर्स और मीडिया के कुछ लोग, और जो उनकी छतरी में पले और बढ़े, वो एक तरफ तो नवाज शरीफ को मुसलसल ताने दे रहे हैं, जिसका जिक्र कल थोड़ा सा शहजाद चौधरी साहब ने अपनी तज़किरे में किया कि नवाज शरीफ को प्रोवोक कर रहे हैं। एक तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं ये लोग जो नवाज शरीफ को प्रोवोक कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीटीआई का एक साबका मिनिस्टर जो उसका बस चले तो वो बूट के अंदर सो जाए, वो टीवी चैनल पे आके गाली नहीं निकाल रहा सिर्फ इस मुफाहमत को या जो भी हो रहा है, और वो ये कह रहा है कि उससे सवाल पूछा गया कि नवाज शरीफ की हुकूमत कितना अरसा निकालेगी इंतखाबात के बाद, क्योंकि कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ आ रहा है। उसने कहा 1 साल। बिल्कुल, मैं इस बात को ये समझता हूं कि ये इस्टेब्लिशमेंट कह रही है उस बंदे के मुंह से। तो मेरा इस्टेब्लिशमेंट से सवाल है कि आप 1 साल के लिए, 1 साल किसी नई हुकूमत को, नई प्रोजेक्ट को लाने के लिए इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? जो आप मैसेजिंग दे रहे हैं, आप मार्केट को मैसेज दे रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेस्टर को आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आप पूरी दुनिया को एतमाद दे रहे हैं पाकिस्तान के निजाम पे कि आप आए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, $75 बिलियन लेके आए। लेकिन आपके जो शतुंगड़े हैं वो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि अगली हुकूमत 1 साल नहीं चलनी। तो अगर नीयत खराब है, और लगता है मुझे नीयत खराब है, तो फिर आप खुल के करें बात और फिर कहें कि ये ऐसे ही मुल्क हमने तबाह करना है मजीद। अगर नहीं सबक सीखा तो अगर एक साइड ने सबक सीखा है तो दूसरी साइड भी सबक सीखे। किसी ने सीखा या नहीं सीखा है, मगर बतौर आशरा हम सबको चाहिए कि हम सीख लें। जितने नुकसानात अपने हाथों अपने कर लिए, सर्वाइवल इसी में है कि वक्त कम हो रहा है, कुछ सीख लिया जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।